हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पीके निराला। फिर मैं आपके पेपर सेकेंड में एसएसटी का जो पेपर है, इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग 8वीं क्लास के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे अतीत भाग थर्ड 8 क्लास का हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 क्लास है, उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 8 क्लास का डिस्कस करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको देख लेना चाहिए परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के लिए भी और अदर कंपटीशन के लिए। जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जो एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सीटेट के लिए तो रामबाण है ही, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखित में किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था ये। जेम्स मिल ने कहा था, इन्होंने भारत के इतिहास का काल विभाजन किया था और कहा था कि जो एंशियंट है, जो प्राचीन काल है, वो हिंदू काल है। जो मेडाइवल है, जो मध्यकालीन है, वो मुस्लिम काल है। और जो मॉडर्न है, जो आधुनिक काल है, वो ईसाई काल है। यानी इन्होंने धर्म के आधार पर काल का विभाजन किया था। धर्म के आधार पर काल का विभाजन किया था ये। तो जेम्स मिल ने इतिहास को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया ये, लेकिन बाद के जो इतिहासकार रहे इसको नकार दिया, क्योंकि इतिहास का जो काल विभाजन होता है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं के और विशेषताओं के आधार पर होता है, न कि केवल धर्म के आधार पर होता है। तो इसीलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनी क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन सही क्रम बताइए। आपको सब लोग पता है कि ये भारत है, ठीक है, और भारत में यूरोपीय कंपनियों लोग आए यहाँ पर भारत में, ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन आए? तो आपको पता है ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है जी। उसके बाद डच कहा जाता है हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को। अंग्रेज आए, जो ब्रिटिश लोग थे, फ्रांसीसी, जो फ्रांस से आए थे। अगर आपको और जानना है तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज के बाद जो आए थे वो डेनिश लोग आए थे। किताब में नहीं दिया है लेकिन ये जान लीजिए, आपको एक्स्ट्रा बता रहे। डेनिश यानी डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहा जाता है, और उसके बाद तो फ्रांसीसी आए थे। लेकिन किताब में जो आपको दिया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाली का पहला यात्री था वास्को डी गामा, उसके बाद डच, ये अंग्रेज लोग आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, और ये धीरे धीरे आकर ये सब व्यापारी कंपनी के रूप में भारत में आए और व्यापार करते थे और यूरोप के बाजार में बेचकर और मतलब मुनाफा कमाते थे। तो याद रखिएगा ये कंपटीशन में भी खूब आता है और सीटेट में तो आता ही आता है ये सवाल, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मराठा के संदर्भ में, मराठा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कथन विचार कीजिए। मराठा, ये जो महाराष्ट्र में जो शिवाजी ने स्थापना किया, और मराठा और अंग्रेज के बीच क्या संबंध थे, मराठा और अंग्रेज के बीच कैसे युद्ध हुआ, उसी के बारे में कहानी है। मराठाओं का दिल्ली प्रशासन का सपना पानीपत के तीसरी लड़ाई में टूट गया। सही बात है, 1761 में मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, ईरान के रहने वाले थे, वो भारत पर आक्रमण किए थे। लेकिन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और जिसमें मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित होते हैं, बल्कि पराजित ही नहीं होते हैं बल्कि पूरा विनाश के कगार पर पहुंच जाते हैं। और ये तृतीय युद्ध जो था, ये मराठों की शक्ति को रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया एक तरह से, ठीक है। तो पहला कथन सही है, ठीक है। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी के सदस्य होते थे, ठीक है। जो होते थे मराठा जो था ये
एक पेशवा होता था और उस पेशवा के अंतर्गत जो है कुछ उसके राज्य थे और जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे, जो महत्वपूर्ण अमीर थे, ये जैसे आपको बता दूं, गायकवाड़, याद रखिएगा, पूछेगा आपको, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, ठीक है जी। तो इस तरह से गायकवाड़ थे, भोसले थे, सिंधिया थे, ठीक है, ये लोग इनके काम करते थे। और पेशवा का जो केंद्र था वो कहाँ था? पुणे में था। कहाँ पर था? पुणे में था। चलिए, भी सही है आपका, दूसरा नंबर भी सही है। और एक होलकर भी था, याद हो गया, होलकर। तो पेशवा उसका मेन था, पेशवा हेड होता था ये। और पेशवा के अंतर्गत 4 लोग प्रमुख थे, एक होलकर, भोसले, सिंधिया और गायकवाड़। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इनका एक कन्फेडरेशन बना हुआ था, राजमंडल बना हुआ था, जिसमें पेशवा हेड होता था और ये लोग सहयोगी के काम करते थे। होलकर, भोसले, पेशवा, होलकर, भोसले, सिंधिया और गायकवाड़। पेशवा तो हेड होता था। दूसरा विषय। तीसरा देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सलबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। सलबाई की संधि द्वितीय में नहीं, प्रथम में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा मतलब अंग्रेजों और मराठा के बीच में पहली लड़ाई हुआ था, वो लड़ाई के बाद सलबाई की संधि हुआ था, 1782 में हुआ था सलबाई की संधि। 1782 में सलबाई की संधि हुआ था। गलत है, ठीक है। सलबाई की संधि प्रथम युद्ध के बाद हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ, ठीक है, याद है। ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया, ये सही है। तीसरे आंग्ल मराठा में क्या हुआ? पेशवा बुरी तरह से पराजित हुआ, उससे पुणे से हटा दिया गया। और पुणे में रहेगा तो फिर षड्यंत्र करेगा, इसलिए पुणे से हटा दिया गया और उसे कहाँ भेज दिया गया? कानपुर के बिठूर के पास भेज दिया गया। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीसरा नंबर आपका आंसर सही हुआ। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल मराठा के बारे में ये, और इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो समझना आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या है? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति मतलब हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस नीति में क्या था, जरा देखते हैं। इस नीति के अंदर किसी शासक या जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, उसकी मृत्यु के होने पर उसकी विरासत कंपनी की हुआ, आपको समझ दी। अगर कोई राजा है और उसका कोई पुरुष, कोई वारिस नहीं है, ठीक है जी, तो उसका राजपाट क्या करेगा? अंग्रेज अपने वापस ले लेगा। कोई गोद नहीं ले सकता है। ये जैसे उदाहरण स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई, तो कोई पुरुष वारिस नहीं था, उन्होंने गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं और अपने राज्य में मिला दिया। ये डलहौजी की नीति थी, हड़प नीति इसी को कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध को विलय किया गया था। पहला कथन तो सही है आपका, दूसरा कथन गलत है। अवध को नहीं, सतारा को, ये सतारा को विलय किया गया था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि डलहौजी जो नीति लागू किया, ठीक है, उसको सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा, महाराष्ट्र में पड़ता है, 1848 में दिया गया इसको। और जहाँ तक अवध की बात है, इसको 1856 में किया गया था, ठीक है। और इसको हड़प नीति के तहत नहीं किया गया था कि पुरुष वारिस है कि नहीं है, इसके आधार पर नहीं किया गया, बल्कि इसको कुशासन के आधार पर, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लीजिए, कुशासन के आधार पर पूछेगा कि अवध को विलय किया गया, वो किस नीति के तहत किया गया, तो आप बताइएगा वो है कुशासन के आधार पर। अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया, ठीक है जी, न कि हड़प नीति के आधार पर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसीलिए कर सही पूछ रहा है आपसे, तो पहला सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इनमें से कौन कित्तूर पूछ रहा है, कर्नाटक में पड़ता है। अंग्रेजी विरुद्ध नेतृत्व किया, रानी चेन्नम्मा ने भी किया था, रैन्ना ने भी किया था। तो ए और बी ये याद कर लीजिएगा, सीटेट में खूब सवाल पूछा हुआ ये। रानी चेन्नम्मा और रैन्ना ने ये अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में किस कथन? अस्थाई बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त कब लाया गया? 1793 में। कौन लाया? कॉर्नवालिस ने लाया था। कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया था।
स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी। देखिए पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। जो भी क्वेश्चन है कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डाल के आपको दे। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इसे फैलाइए, ताकि आप भी ज्ञानवर्धन कर सके और आपके साथी भी, और सिलेक्शन हो सके। हमारा मूल लक्ष्य है कि सिलेक्शन हम क्यों लेते हैं? नौकरी के लिए, नौकरी की तैयारी करने के लिए। नौकरी आपको दे रहे हैं। देखिए पहला, इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दे दिएगा। एकदम सही कथन है। ये इसमें क्या होता था? अंग्रेज, उसके बाद जमींदार, उसके बाद किसान, ऐसे बटा था। अंग्रेजों ने जमींदारों से समझौता कर लिया और जमींदारों से कहा कि आप किसानों से लगान वसूल कर मुझे देंगे। ठीक है जी। तो जमींदार किसान से वसूल करता था। क्लियर? तो ये पहला वाला कथन सही है कि अंग्रेज जो है जमींदारों के साथ जो है समझौता किया था और जमींदारों ने क्या किया? किसानों से लगान वसूलते थे। इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी, ये बस सही बात है। समझौता यही हुआ था कि आप जितना में तय हुआ है उतना आपको हमें देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपकी जमींदारी खत्म कर देंगे। ये भी लाइन सही है आपका। इसके अंदर किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था। जमीन पर किसानों का अधिकार सोचे। देखिए अंग्रेज और जमींदार की बात जो तय हुआ था उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब यह है जो भू राजस्व हुआ था उसको अस्थाई किया गया था, लेकिन जमींदार किसानों से कुछ जितना भी वसूल सकता था ले सकता था। जमींदार किसान से जितना चाहे उतना वसूल कर सकता था। मान लीजिए कि अंग्रेज जमींदार से समझौता किया कि मुझे 1 लाख रुपये देना है सालाना, 1 साल में 1 लाख रुपये देना है, तो जमींदार किसानों से 3 लाख भी वसूल सकता था, 4 लाख भी वसूल सकता था, 5 लाख वसूल सकता। यही तो बाद में जमींदारों ने किसानों का शोषण शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने लाया कि भाई हम जमींदारों को बना देते ताकि किसानों का शोषण नहीं हो, लेकिन जमींदारों ने ये देखा ये कि अगर हम अंग्रेज को 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम किसानों से कितना वसूलें ताकि हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? 1 लाख के बदले में 3 लाख रुपए, ये मतलब अंग्रेजों ने जमींदारों को पूरी छूट दे दी कि किसानों से आप जितना वसूल कर सकते वसूलिए, लेकिन हमें जो मिलना चाहिए वो तय रकम मिलना चाहिए। चाहे आपको अकाल पड़े, चाहे बाढ़ है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे सूखा है, हमें वो रकम मिलना चाहिए। ठीक है जी। तो पहला और दूसरा सही है आपका, पहला सही है। ठीक है, समझ गए बात को? ये चीज़ है। और इस वीडियो को बार बार देखिए आप, आपका SST के लिए कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं क्वेश्चन के माध्यम से इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हम आपको कि जो है क्लास शुरू करेंगे 6ठी क्लास का, तो बताएंगे आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवारी व्यवस्था का समझ, रैयतवारी ये रैयतवारी व्यवस्था ये इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू किया गया था। सही है, दक्षिण भारत में लागू किया गया था इसे रैयतवारी। दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदारों का अभाव था। सही बात है, इसीलिए किसानों से बंद हुए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रैयत। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया? सीधे किसानों से समझौता किया, इसलिए इस व्यवस्था का नाम पड़ गया रैयतवारी। रैयत माने किसान, इसलिए दूसरा वाला भी सही है। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने भी विकसित किया था। ये भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, टॉमस मुनरो और रीड, इसमें नहीं दिया है, याद रखिएगा। टॉमस मुनरो और रीड 2 व्यक्ति हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कथन है। बिरसा मुंडा क्या थे जरा देखते हैं। ये आदिवासी नेता थे, मुंडा जनजाति के लोग थे। कौन जनजाति? तो मुंडा जनजाति। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में आवाज़ उठाया था। बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए, दीकू माने क्या होता है? बाहरी लोग, जो भी बाहरी लोग होते, जो जनजातीय लोग नहीं होते, जो बाहरी लोग, उसको दीकू कहते हैं। सही है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में ईसाई, मिशनरी, हिंदू का दोनों का विरोध किया। ये भी सही है। ये अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी थी, ये गलत है। ये
क्योंकि बिरसा चाहता था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाए, तो अंग्रेजों को परेशानी तो थी, उससे कैसे परेशानी नहीं हो सकती थी। सफ़ेद झंडा बिरसा का प्रतीक था, ये भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका जी। याद कर लीजिए, लाइन पूरा याद रख लीजिए, बार बार वीडियो को देख कर हट जाइए आप लोग। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नीतीश समाज के नेतृत्व में क्या है बताइए। 1857 में विद्रोह हुआ था और अलग अलग जगह में लोगों विद्रोह किया। लखनऊ में किसने विद्रोह किया? तो बिरजिस कादिर ने, ये सही है। लक्ष्मीबाई झांसी में किया, ये भी सही है। रानी अवंतीबाई लोधी, कानपुर में नहीं, रानी अवंतीबाई ने किया था मंडल, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में किया था, ये वाला दिया, हाँ ये वाला है। रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश में किया था, मध्य प्रदेश में जगह है मांडला, मांडला एक जगह है, वहाँ हुआ था। और कानपुर में कौन किए थे? नाना साहब ने किया था। और कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? तो बिहार से किए थे, बिहार में एक जगह है जगदीशपुर में, वहाँ से किए थे। ठीक है, तो मैंने दोनों कथन बता दिया। रानी अवंतीबाई लोधी वो आपको मध्य प्रदेश मंडला से किए थे, और कानपुर से नाना साहब किए थे, कुंवर सिंह बिहार से किए थे। चलिए, सब जानकारी आपको मिल गया। और है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद से। ठीक है, ये सही है, यानी पहला, दूसरा और पांचवा सही है, पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा नंबर सही है। याद कर लीजिएगा, ये कथन आता है, ध्यान रखिएगा सब लोग। अब 1857 के विद्रोह, अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ये पूछा जा रहा है। मतलब 1857 का विद्रोह हो गया, तो उस विद्रोह से क्या बदलाव आया? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया। समझे हुआ क्या कि 1857 का विद्रोह हुआ, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो खत्म हो गई। अब किसके हाथ में आ गया? क्राउन के हाथ में आ गया, क्राउन के हाथ में आ गया, यानी ब्रिटिश राजा के हाथ में आ गया। पहला बदलाव तो यही किया गया। दूसरा बदलाव यह किया गया, देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि खत के, देखिए, यानी कि अब जो शासन वो राजा रानी करेंगे। अब गवर्नर का नाम पड़ गया वायसराय, और पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उसका वेतन बढ़ाने का फैसला किया। नहीं, जे जो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात घटाया गया और वेतन तो बढ़ाया नहीं गया, इसलिए दूसरा गलत है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बराबर जब्त की गई, ये सही है। क्यों? इसलिए किया गया क्योंकि वो मानते थे अंग्रेज कि 1857 का विद्रोह हुआ है वो मुस्लिमों के कारण हुआ है, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है जी, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा सही है। सॉरी, पहला, दूसरा नहीं, अच्छा वो सॉरी, अच्छा जब से गलत पूछ रहा है ना, गलत पूछ रहा है, देखिए यही होता है ना, गड़बड़ाने का ही चांस हो जाता है। तो केवल 3 सही है। ठीक है, सी गलत पूछ रहा नहीं है, सही हो गया क्या? 1, 2 और 4 सही तो पूछ नहीं रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत हो गया केवल 3। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है, इस पर एक सवाल आता है कि 1857 का विद्रोह का प्रभाव क्या रहा, जरा बताइए, बता देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के समलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय कपड़े थे, उसका क्या मार्केट में प्रभाव था, उसे समझना। 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की इतनी अधिक मांग खुद इंग्लैंड की महारानी भी करती है, सही बात है। यानी भारतीय कपड़ों का इतना डिमांड था ना कि यूरोप के घर घर में, यानी महारानी के घर में भी होता था। ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊन और रेशम निर्माताओं के संरक्षण के लिए कैलिको अधिनियम लाया, ये भी सही है, कैलिको अधिनियम लाया गया था, इसीलिए लाया गया था। कैलिको अधिनियम ने जे सूती कपड़े से संबंधित हैं। भारत में संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ बंडाना शैली के कपड़े का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका तीसरा गलत है, ये 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में किस कदम विचार? महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, सही बात। रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन, नहीं, ये भी गलत है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों विरोधी थे इसका। महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, यानी दोनों गलत है यहाँ पर।
1 और 2 ठीक है। प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिमी शिक्षा, इसलिए हम ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है क्योंकि ये सवाल जब भी आएगा तो आप बना लीजिएगा। प्राच्यवादी क्या होते थे? प्राच्यवादी कहते थे क्या, जो प्राच्यवादी एक विचारधारा है, 2 विचारधारा था, एक प्राच्यवादी था और एक आंग्लवादी था। प्राच्यवादी ये कहता था कि भारत को जो शिक्षा देना है वो प्राच्यवादी का कहना है कि भारत को जो शिक्षा देना वो देसी भाषा में देना है और देसी साहित्य के माध्यम से देना है, ठीक है जी। और आंग्लवादी का कहना था कि भारत को जो शिक्षा देना है वो अंग्रेजी भाषा में देना है और अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से देना, पश्चिमी साहित्य के माध्यम से देना है। आप समझ गए? अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए सवाल बजे करें कि प्राच्यवादियों का विरोध करने वाला कौन था? तो सब प्राच्यवादी विरोध करता था, आंग्लवादी करता था, ठीक है जी, क्लियर। प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। तो हम सही मानते थे। जो विरोधी लोग थे ये मानते थे ये कि प्राच्यवादियों का जो विरोधी लोग था वो सब मानते थे कि भारतीय जो सत्ता और संस्कृति सब बेकार है और यहाँ का कोई साहित्य का कोई प्राच्यवादियों का विरोध करने वाले जेम्स मिल थे और टॉमस मिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। ये सब आंग्लवादी थे। प्राच्यवादी विरोधी मानते थे कि शिक्षा देसी जनता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उपयोगी, और ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राच्यवादियों का विरोधी कौन था? आंग्लवादी था। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी गई है जिसमें यह बताया गया है कि जो पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की गई है और पुरुषों का वर्चस्व को आलोचना की। इसका कौन किताब लिखा? ताराबाई शिंदे ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। गुलामगिरी लेखक कौन थे? तो ये आपको जो है ज्योतिबा राव फूले। गुलामगिरी लिखा गया है कि अमेरिका में जो दास व्यवस्था था उस पर लिखा गया है। अमेरिका में जो दास व्यवस्था था और किस तरह दासों का शोषण होता था, गुलाम बना के रखते थे किस तरह, इसीलिए किताब को लिखा गया गुलामगिरी। यह समझ लीजिएगा। ये भी पूछता है गुलामगिरी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन चले, मतलब ब्राह्मणों के विरोध में आंदोलन चले। वो चलते ई रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था, सही है। स्वाभिमानी आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्टिंग का आंदोलन का नाम था जिसका हिंदी हुआ स्वाभिमान आंदोलन, ये भी सही थे। वो हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे, भी सही थे। पहला, दूसरा, तीसरा याद कर लीजिएगा। VBI ये दक्षिण भारत का बहुत बड़ा आंदोलन था ये, ठीक है। कौन सी विधा शैली, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब नए किताबों में क्या है कि ये चैप्टर हटा दिया है, लेकिन सीटेट में तो आता ही आता है, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्था लाई? भित्ति चित्र हमारे यहाँ पहले से थी, लघु चित्रकला मध्यकाल में था, भित्ति चित्र तो हमारा प्राचीन काल में ही था, और खर्रा चित्र भी हमारे यहाँ पहले से होता था। परिप्रेक्ष्य विधि जो है ये वो अंग्रेजों ने लाया था, केवल 3, ये याद कर लीजिएगा सब लोग। भित्ति चित्र भारतीय कला का है, लघु चित्र भारत में पहले से था, खर्रा चित्र भी पहले से था, और परिप्रेक्ष्य विधि जो था वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। तो केवल 3 सही है, ठीक है जी, अंग्रेजी द्वारा। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय कला के बारे में राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने बहुत मदद, ये भी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर और उनके समूह ने पश्चिमी कला नहीं भारतीय कला को बढ़ावा दिया भाई, दूसरा वाला गलत है। पश्चिमी कला नहीं भारतीय कला को बढ़ावा दिया, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इनकी बहुत कुछ, इसी में उन्होंने आलोचना किया था कि धन का निष्कासन कैसे हो रहा है और भारतीय लोग कैसे गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगार और भुखमरी के शिकार। इस किताब, बहुत किताब अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? बंगाल विभाजन के सही नहीं, मतलब गलत पूछ रहा है। बंगाल विभाजन के भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, ये सही है। बंगाल विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में, नहीं पूर्वी भाग नहीं पश्चिमी भाग को, ये गलत है। बंगाल का जो है बंगाल ऐसे है तो इसका पश्चिमी भाग को ना उड़ीसा में मिलाया गया, पूर्वी भाग को थोड़ा मिलाया गया, पूर्वी भाग को तो असम में मिलाया गया, ठीक है जी। इसके विरोध में ये है, ठीक है। 1 और 3 सही है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, गलत पूछ रहा है, तो 2 हो जाएगा, केवल 2। तीसरा तो सही है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला, और आंध्र प्रदेश में क्या चला? वंदे भारत। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट में पूछा हुआ। गलत पूछ रहा था, गलत पूछा, देखिए हम खुद ही समस्या हो रहा है।
सिर्फ सीटेट में ऐसा होता है जी, नहीं पूछेगा ढंग से थोड़ा पढ़ना है, नहीं वाला चीज़। लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? ये 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। 1946 में मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि जो है अंग्रेज जो है मतलब भारत से अलग जो है एक पाकिस्तान को अलग देश नहीं बनाना चाहता है, तो कहा कि ये अंतिम ब्रह्मास्त्र है, हम लोग का अंतिम निर्णय है कि हम लोग जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाए और खुलेआम दंगा किया जाए ताकि विवश होकर कर सके, और उनका मंसूबा पूरा हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशन में भी सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं विचार की जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद में बात हो रहा है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सही बात है ये, और इसी में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया था, इसी अध्यक्षता में था। मौलिक अधिकार का जो मसौदा तैयार किया गया था इसी में किया गया था। स्वतंत्र भारत के जो भारत आज़ाद हो गया, पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय नहीं, अगर ऐसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन हो जाएगा, लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, भारतीय सब जुड़ गया ना, तो कौन थे? राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो सही है आपका। मौलाना आजाद जिन्ना के दूसरा सिद्धांत के समर्थक थे, नहीं विरोधी थे वो, मौलाना आजाद इसका विरोधी थे। ठीक है, तो तीसरा तो गलत है, 1 और 2 सही है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खान गब्दुल खान, इन्हें बादशाह खां के नाम से जाता है। ठीक है, ये बात सही है। इन्हें खुदाई खिदमतगार संगठन, ये भी सही है, और इन्हें लाल कुर्ती भी कहा जाता है क्योंकि इनके जितने भी संगठन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे। ठीक है, और ये जान लीजिए ये जो है भारत विभाजन के विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया ये। और ये सिंध प्रांत के नेता थे बहुत बड़े, उधर पश्चिमी बलूचिस्तान और सिंध प्रांत का, वो सब। 1 और 2 दोनों सही है इसका। 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली के मुगल अतीत पूरी तरह से भुला देना चाहते, इस प्रक्रिया में उठाए गए कदम बताइए। अंग्रेजों ने यहाँ बहुत सारे अनेक मस्जिद और मंदिरों को तोड़ा, नहीं तोड़ा ना नष्ट किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज इबादत नहीं, ये सही है, जामा मस्जिद पर रोक लगा दिएगा। दिल्ली के बहुत सारे शानदार आयोजन किए, भी सही है, 2 और 3 सही है आपका। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट वाला चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी हुई, इसके किसके उपलक्ष्य में बनाया गया? ये जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में बनाया गया इस चीज़ को। अंग्रेजों की नई राजधानी पर दिल्ली के संदर्भ में एडवर्ड लुटियंस और रॉबर्ट बेकर ने बनाया था दोस्तवार, और नई दिल्ली उसकी इमारत का डिजाइन बनाया था, ये भी सही है आपका। दिल्ली के वास्तुकारों द्वारा डिजाइन के दिल्ली में क्लासिकल, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ध्यान रखना। और आइए स्वतंत्रता के मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों पर बात करते हैं। रक्षा और विदेशी मालों के केंद्रीय, ये सही है। कराधान भी जो है ना, कराधान भी केंद्रीय सूची में था, राज्य सूची में नहीं था। रक्षा और विदेशी मामला तो था ही केंद्रीय सूची में, और कराधान टैक्स प्रणाली भी केंद्रीय सूची में था। तो पहला तो गलत हो गया, इसी कारण गलत हो गया, बाकी 2 सही थे। वन और कृषि समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते, तो दूसरा तो सही है। हिंदी को राजभाषा दिया जाए जबकि भिन्न जाए, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो चलिए 8वीं क्लास का ये है, और 8वीं क्लास का मैंने कंप्लीट आपको टेस्ट दे दिया। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अब फिर से मैं 6ठी क्लास का फिर बनाऊंगा, नए नए क्वेश्चन डालूंगा जो सीधे आपको परीक्षा में लड़ जाए, और 7वीं क्लास का, फिर 8वीं क्लास का। फिलहाल मैं अगला वीडियो ज्योग्राफी के लिए बनाऊंगा, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, और हिस्ट्री का भी, दोनों मिलकर बनाऊंगा। और अन्य जो सीटेट के जो सेक्शन है वो भी बनाऊंगा आपके लिए। मैंने वादा किया था कि हर सेक्शन में 2-3 वीडियो हमेशा बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।